नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही थी उसमें हमारा अगला टॉपिक है पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। आइए हम इसको एक एक करके देखते हैं। हमारे जो पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप हैं उनके बारे में जानेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको एक एक करके देखेंगे कि कैसे कैसे इसको हमको आगे देखना है। चलो तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे ये क्वेश्चनों को एक एक करके देखते हैं। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, तो जो लैंड फॉर्म है, मेजर लैंड फॉर्म है, वो कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, जो माउंटेन और प्लेटू हैं उसमें क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं ये भी देखेंगे, जो कौन कौन से प्रकार के जो माउंटेन होते हैं उनको देखेंगे। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी हैं, मतलब जो पर्वत है मनुष्य के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है। मैदानों का निर्माण किस प्रकार होता है इसको जानेंगे, उसकी प्रोसेस क्या है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्यों, मतलब जो नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान होते हैं उसमें जनसंख्या ज़्यादा क्यों पाई जाती है उसका कारण जानेंगे। साथ ही पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों होती है ये भी जानेंगे। आइए तो हम एक एक करके देखते हैं हमारे इस टॉपिक को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और ये है हमारा प्रमुख परिमंडल। तो आइए एक एक करके हम इसको देखते हैं। चलो, ये है, आपने हमेशा ये देखा होगा कि आपने कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा जो कि आप पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं होती। पृथ्वी अनगिनत प्रकार के स्थल मंडल के कुछ ऊंचे नीचे भागों के कुछ समतल भागों से बनी होती है। ये स्थल रूप दो प्रकार के परिणाम स्वरूप बनते हैं, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। जो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है, ये मूवमेंट कर रहा है धीरे धीरे। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं उठी हुई है तो कहीं धसी हुई है। दूसरा है हमारा बाह्य प्रक्रिया, स्थलों के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह पर टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं, मतलब इरोजन किसको कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह के घिसकर टूट जाती हैं उसको हम अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती हैं। दूसरा है हमारा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं। ये कारक है, बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होते हैं। हम विभिन्न स्थल स्वरूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वत, पठार और मैदान में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पर्वत किसे कहते हैं, इनको देखेंगे और ये भी जानेंगे। पर्वत 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह, यहाँ पे देख सकते हो, पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वतों का शिखर चौड़ा और आधार चौड़ा होता है। पर्वतों का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। ये आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा उठा हुआ होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं तो जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं, जिन्हें हम हिमानी कहते हैं। जो पर्वतों पर जो जमी हुई बर्फ की नदियाँ होती हैं उसको हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। जो पर्वत होते हैं वो एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसको हम श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे देखो, बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों
किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, अल्पस तथा एंडीज पर्वत। हिमालय आपको पता है एशिया में है, अल्पस यूरोप में है और एंडीज दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। अब हम देखते हैं पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम फोल्डेड माउंटेन कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। तो बलित पर्वत, हिमालय तथा अल्पस बलित पर्वत के उदाहरण हैं, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार होता है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है और अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। इनकी ऊंचाई कम है और ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। ये भी बलित पर्वत के उदाहरण हैं। कौन कौन से हैं? एक तो अरावली, एक अमेरिका के अल्पेशियन और रूस का यूराल पर्वत, और ये सब इसके बलित पर्वत के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है, जिसको हिंदी में बृहस्पति पर्वत कहते हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड या होस्ट कहते हैं तथा नीचे धसी हुई खंड को द्रोणी या बृहस्पति कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी और बोसेज पर्वत इस पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। दोस्तों, आपको यह भी विदित होगा कि 2024 में यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है कि ये बोसेज पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत है या फिर फोल्डेन माउंटेन है। ऐसे ही ये अल्पस माउंटेन के बारे में पूछा है, तो ये ऑप्शन दिए थे उसमें। अगला हम देखते हैं हमारा वोल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंटेन किलिमंजारो तथा जापान का फुजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। अब हम ये भी देखेंगे पर्वत हमें किस प्रकार से लाभदायक हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों से स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदियाँ, घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग प्रकार की वनस्पति तथा जीव जंतु पाए जाते हैं और वनों से हमें ईंधन, खाद, चारा तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेंजिन इत्यादि प्राप्त होती हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। और भी आपको पता है तो और भी आप नाम सुझा सकते हो। अब हम देखते हैं पठार किसे कहते हैं और पठार के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। पठार ऊंची उठी सपाट भूमि होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक ऊंचा उठा हुआ होता है तथा इसके ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनकी ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई 100 मीटर से कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी अन्य पुराने और नए हो सकते हैं। जैसे भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों का एक उदाहरण है। जो दक्कन का पठार है वो पुराने पठारों का उदाहरण है। साथ में केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी पठार और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं जो पुराने पठारों के। अब हम देखते हैं जो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोने एवं हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार कोयला, लोहा एवं मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। पठारी क्षेत्रों में
बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, जो आप एक एक करके यहाँ पे देख भी सकते हो। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ की नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी, जो नया पठार है, पठारों में दो प्रकार के पठार होते हैं। जो नए पठार है, नए पठार लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि 2024 में यूपीएससी ने इसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो ये स्वर्णरेखा पर हुंड्रू जलप्रपात है, एक कर्नाटक में जोग जलप्रपात है, जो सारस्वती कुछ ऐसी रिवर है का नाम है, उस पर है। अब अगला देखते हैं, ये तिब्बत का पठार है। ये तिब्बत का पठार भी एक तरह से इंट्रा माउंटेन पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है। इसके उदाहरण और भी है अंतर पर्वतीय पठार के, जैसे तिब्बत का पठार हुआ, साथ में मंगोलिया का पठार, मेक्सिकन का पठार और बोलिविया में पेरू का पठार। ये अंतर पर्वतीय पठारों के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं अगला हमारा मैदान। तो मैदान किसे कहते हैं, इसको हम देखेंगे, एक एक करके जानेंगे। आइए, मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं। कुछ मैदान उर्मिल तथा तरंगित होते हैं। इनको इंग्लिश में रोलिंग और अनडल्टिंग कहते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हीं पर अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ पत्थर, बालू, सिल्ट वे घाटी में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण आसान होता है, लेकिन ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया एवं उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान, और चीन में यांगत्से नदी का मैदान, जिसको हम येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं, उदाहरण है। मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। इसलिए उपजाऊ मिट्टी के कारण ये भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब हम देखते हैं अगला, ये स्थल रूप एवं लोग। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसल उगाना, घर बनाना और सड़क बनवाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में भी कुछ अंतर पाया जाता है। साथ ही कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान, बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल का उपयोग ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। प्राय हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकान का निर्माण करना। इसी प्रकार लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर पानी में फेंक देते हैं, जो उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। भूमि केवल हमारे लिए उपयोगी ही नहीं है, बल्कि ये हमारा कर्तव्य भी है कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। तो ये था। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी जो हमें जानना चाहिए, जो बॉक्स में दी रहती है, जिनमें हम यूपीएससी भी उनसे क्वेश्चन पूछ लेती है। तो इसको देखते हैं। पहले इधर देखिए, आइए। यह पहाड़ी वे स्थल भाग जो आसपास की भूमि से ऊंची होती हैं, उसे पहाड़ी कहते हैं।
600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। आप 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई के पर्वतों के नाम भी बता सकते हो, ये टास्क भी मान सकते हो। साथ में ये भी देख सकते हो आप, इस डायग्राम को देख के पता लगा सकते हो कि जैसे झील ऐसी होती है, साथ में पर्वत ऐसे, पठार ऐसे होते हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ ऐसे पाई जाती हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ ऐसे पाई जाती हैं, घाटियाँ ऐसे पाई जाती हैं, पहाड़ी ऐसे होती हैं, मैदान ऐसे होते हैं। सहायक रिवर जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सहायक रिवर है और ये मुख्य रिवर है, और ये डेल्टा है, ये नदी का मुहाना है, यहाँ पे ये भित्रिका बोलते हैं इसको, ये प्रायद्वीप, ये तीनों ओर से वाटर पानी से घिरा हुआ है। ये स्थल संधि है जो दो बड़े क्षेत्रों को जोड़ती है, दो स्थलीय क्षेत्रों को जोड़ती हैं, और ये तट है। साथ में ये जल संधि है जो दो दो बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती हैं, उसको जल संधि कहते हैं। ये द्वीप है, ये समुद्र है। तो ऐसे इनको भी आप जान सकते हो। साथ में अब हम देखते हैं, इसको भी हम देखते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 10,205 मीटर है, जो एवरेस्ट से भी अधिक है। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन जो हमने एक एक करके देखे थे, इसको भी हम देखते हैं। जो ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं उसके बारे में हम, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है कि जो ज्वालामुखी होती है उसमें कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं। तो आप इनको भी हम देख सकते हैं। आप देखो, ज्वालामुखी में राख, भाप, ज्वालामुखी में राख, भाप और गैस युक्त बबल निकलते हैं, लावा और बम निकलते हैं। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है। साथ में ये भी देख सकते हो, किनारों से निकलती पिघली चट्टानों लावा कहलाती हैं। अत्यधिक दाब और मैग्मा का निर्माण ऐसे होता है। तो ऐसे ये ज्वालामुखी, आप इसको देख सकते हो, ये ऐसे ज्वालामुखी होती है ये। अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला जो क्वेश्चन देखे हमने, एक एक करके उन क्वेश्चनों को देखेंगे और क्वेश्चनों को जानेंगे। आइए एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं। अब है, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो हमने आपको बताया कि पर्वत है, पठार है और मैदान है, प्रमुख 3 स्थल स्वरूप हैं। पर्वत और पठार में क्या अंतर होता है। तो हमने बताया है आपको कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती हैं। इनका शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से ऊंचे उठे हुए होते हैं और ऊंचाई पर जाने पर इनकी जलवायु ठंडी हो जाती है। पर्वत 600 मीटर से अधिक ऊंचाई या खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को हम पर्वत कहते हैं। अब पठार देखते हैं। पठार उठी हुई सपाट भूमि एवं ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। ये एक या एक से अधिक किनारे वाली और खड़े ढाल होते हैं। इनकी ऊंचाई 100 मीटर से कई हज़ार मीटर तक हो सकती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्वतों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। हमने देखा बलित पर्वत जिसको फोल्डेन माउंट कहते हैं, ब्रोंज पर्वत जिसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, और एक होता है ज्वालामुखी पर्वत जिसको वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। मनुष्यों के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी होते हैं। तो पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। पर्वतों से नदियाँ निकलती हैं, हिमानियों के स्रोत होते हैं। पर्वतों का उपयोग हम सिंचाई और पनबिजली के लिए करते हैं। पर्वतों से नदियाँ, घाटियाँ और वेदिकाएँ बनती हैं जिससे कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वत हमें वनस्पतियाँ, जीव जंतु पाए जाते हैं। वन हमें ईंधन, चारा, आश्रय, गोंद एवं रेजिन आदि उपलब्ध कराते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ खेल भी खेले जाते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग आदि। इसलिए हमारे लिए पर्वत बहुत उपयोगी होते हैं। अब अगला देखते हैं। अगला है, मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है। तो हम देखेंगे कि मैदान किस प्रकार बनते हैं। तो आप देख सकते हो कि नदियाँ पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपरदित करती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं
नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले क्यों होते हैं? क्योंकि जो मैदान होते हैं वो समतल होते हैं, वो उपजाऊ भूमि होती है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का साधन का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए वहाँ पे जनसंख्या सघन बसी हुई होती है। पर्वत और वहाँ पे खेती करना, पशुपालन करना, ये सब आसान होता है पर्वतीय क्षेत्रों की बजाय। पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ की जलवायु कठोर होती है, यहाँ पर सड़क निर्माण करना कठिन होता है, कृषि करना उपजाऊ कृषि नहीं होती, इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या भी कम होती है। अब हम देखते हैं आगे के हमारे क्वेश्चनों को। ये है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं, ऊंचाई में भिन्न होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती हैं? तो पर्वतों में पाई जाती हैं। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? तो दक्कन का पठार आपको पता भारत में स्थित है। यंगतेस नदी कहाँ पाई जाती है? तो ये चीन में पाई जाती हैं, इसको येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? तो यूरोप की अल्पस पर्वत श्रृंखला। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को हम मैदान कहते हैं। साथ में हिमालय एवं अल्पस बलित पर्वतों के उदाहरण हैं। पठारी क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुरता होती है। श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम होती है और मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का लेसन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। अब मिलते हैं हम अगली कड़ी में अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।